Dear student, today I am explain about esophageal trauma and perforation. Esophageal trauma and perforation. Now we will see the definition of esophageal trauma and perforation. Esophageal trauma or perforation are injuries to the esophagus caused by external or internal insult. So इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन का डेफिनेशन क्या है? इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन क्या होता है, कैसे हो रहा है? किसी इंजुरी के कारण, है ना, चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल इंजुरी के कारण, चाहे वो बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से इंजुरी होने के कारण इसोफेगस में क्या हो रहा है? इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन कॉज हो रहा है. सो डेफिनेशन क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल इंजुरी के कारण क्या हो रहा है? इसोफेगस में परफोरेशन या ट्रॉमा ऑकर होता है. दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन. नेक्स्ट वी विल सी द इटियोलॉजी. द फर्स्ट इज इटियोलॉजी, स्ट्रैब और बुलेट वुंड, है ना, क्रश इंजुरी, ब्लंट ट्रॉमा, सॉलिड फॉरेन ऑब्जेक्ट, कॉइन्स, पिन्स, बोन्स, डेंटल एप्लीकेशन, स्पॉन्टेनियस और पोस्ट एमेटिक रप्चर, एल्कोहलिज्म. ओके, तो इटियोलॉजी क्या है? इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन का. तो किसके कारण इसोफेजियल ट्रॉमा या परफोरेशन है ना? व्हेन द पीपल आर गेटिंग बुलेट वुंड, है ना, किसी बुलेट के थ्रू अगर वुंड हो रहा है ना, अगर बुलेट अगर डायरेक्ट वो पीपल के कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट वो पेनिट्रेट कर रहा है बुलेट के थ्रू, और वो उसके कारण क्या हो रहा है? वुंड बन रहा है ना, तो उसके थ्रू भी क्या हो रहा है? इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन हो सकता है. नेक्स्ट है क्रश इंजुरी, ब्लंट ट्रॉमा, और ड्यू टू क्रश इंजुरी, है ना, क्रश इंजुरी के कारण और ब्लंट ट्रॉमा, किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कारण क्या हो रहा है? इसोफेगस में ट्रॉमा, अगर वो इसोफेगस को ब्लंट कोई ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? पेनिट्रेट कर रहा है, इंजुरी कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ट्रॉमा ऑकर हो रहा है ना, परफोरेशन ऑकर होगा. नेक्स्ट है सॉलिड फॉरेन ऑब्जेक्ट, अगर किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को सॉलो करने से, जैसे कि फॉरेन ऑब्जेक्ट कॉइन्स, है ना, पिन्स हो गया, बोन्स हो गया, डेंटल एप्लीकेशन, है ना, ये सब क्या है? फॉरेन ऑब्जेक्ट है. जब पीपल क्या कर रहा है? फॉरेन ऑब्जेक्ट को सॉलो कर रहा है, उस कंडीशन में भी ट्रॉमा हो सकता है. नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस और पोस्ट एमेटिक रप्चर, है ना, अगर क्या हो रहा है? किसी सडनली अगर स्पॉन्टेनियस अगर रप्चर हो रहा है इसोफेगस, है ना, सडनली अगर रप्चर हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रप्चर, अपने आप अगर इसोफेगस रप्चर हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ट्रॉमा और परफोरेशन ऑकर होता है. नेक्स्ट है एल्कोहलिज्म, है ना, जब व्हेन द पीपल आर यूजिंग, है ना, एल्कोहल, है ना, देन गेट द कॉज ऑफ ट्रॉमा और परफोरेशन. ओके, अगर पीपल क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, तो अल्कोहल में क्या होते हैं? एसिड होते हैं ना, ऐसे उसमें ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि क्या करते हैं? वो इसोफेगस में अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? परफोरेट भी हो सकता है और ट्रॉमा भी हो सकता है. ओके, तो दिस इज ए इटियोलॉजी ऑफ परफोरेशन और ट्रॉमा. नेक्स्ट वी विल सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ perforation or trauma due to etiological factor. तो what are the etiological factor? Solid foreign object, okay, and blunt injury, क्रश इंजुरी, है ना, और एल्कोहलिज्म, ये सब क्या है? इटियोलॉजिकल फैक्टर. तो दिस लीड टू रप्चर में ऑकर जस्ट अबाउट द डायफ्राम इन द पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ द इसोफेगस. तो ये क्या कर रही है? जो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या कर रहे हैं? इसोफेगस के जो पोस्टीरियर लेटरल वॉल, है ना, जो कि डायफ्राम से जस्ट ऊपर है, इसोफेगस का जो पोस्टीरियर लेटरल वॉल, उसको क्या कर रहे हैं? ये रप्चर कर रहे हैं. ओके, दिस लीड टू इंट्रिंसिक वीकनेस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द इसोफेगस, जिसके कारण क्या हो रहा है? इसोफेगस का जो लेटरल वॉल वो रप्चर हो रहा है, जिसके कारण इसोफेगस क्या हो रहा है? इंट्रिंसिक, है ना, आंतरिक रूप से वो वीक हो रहा है. ओके, दिस लीड टू परफोरेशन और यूजली लॉन्गिट्यूडनल विद द लेफ्ट साइड मोर कॉमनली अफेक्टेड देन द राइट. तो जो परफोरेशन है वो यूजली लॉन्गिट्यूडनल और लेफ्ट साइड मोर कॉमन एज कम्पेयर टू राइट साइड. तो ज़्यादा तरीके से इधर हो रहा है लेफ्ट साइड, जो इसोफेगस का जो लेफ्ट साइड लॉन्गिट्यूडनल साइड में ये ज़्यादा होता है. ओके, फिर क्या हो रहा है? फिर
लेफ्ट साइड में होने के बाद सिम्टम्स ऑकर होते हैं। तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, है ना। तो सिम्टम इसोफेगस ट्रॉमा और इसोफेगस जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं। दिस लीड टू परफोरेशन। ओके, तो दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन। नेक्स्ट वी विल सी द साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, पेन इन द साइट ऑफ द इंजुरी, है ना। इंजुरी के साइड में पेन होगा। अगर इसोफेगस में ट्रॉमा हुआ है या परफोरेशन हुआ है तो उस साइड में क्या होगा, पेन होगा। इंजुरी साइड में पेन होगा। नेक्स्ट है डिस्फेजिया और ओडिनीफेजिया, है ना, ओडिनीफेजिया। तो डिस्फेजिया क्या है, सॉलोविंग डिफिकल्टी, है ना, सॉलो करने में डिफिकल्टी होगा। और ओडिनीफेजिया क्या होता है, पेनफुल सॉलोविंग। जब सॉलो करता है ना, ड्यूरिंग सॉलोविंग क्या होगा, पेन विल बी ऑकर। ओके, नेक्स्ट है परसिस्टेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट सेंसेशन। ओके, है ना। तो फॉरेन ऑब्जेक्ट सेंसेशन, अब ऐसा लगेगा कि फॉरेन ऑब्जेक्ट सॉलो कर लिए हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट हमने हमारी इस वजह से एंटर हो गया है, ऐसा सेंसेशन होने लगेगा। टेम्परेचर एलिवेटिंग ऑकरिंग 24 आवर ऑफ ट्रॉमा, है ना। ट्रॉमा के 24 के अंदर, है ना, टेम्परेचर क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है ना। ट्रॉमा, जैसे ट्रॉमा हो गया, चाहे वो क्रश इंजरी हो, चाहे वो ब्लड ट्रॉमा हो, तो 24 जो आवर्स के अंदर ही क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, ब्लड स्ट्रेंड सलाइवा और एक्सेसिव सलाइवा। तो क्या हो गया, इसोफेगस में ट्रॉमा और परफोरेशन होने के कारण एक्सेसिव सलाइवेशन या बहुत ज़्यादा सलाइवा ऑकर होने लगता है, और जब ब्लड भी है वो स्ट्रेंड होने लगता है। ओके, तो ये सिम्टम दिखते हैं। नेक्स्ट है हीमेटेमेसिस। व्हाट इज द हीमेटेमेसिस, ब्लड वॉमिटिंग, है ना, वॉमिटिंग होगा, उसमें ब्लड होगा, है ना, वॉमिटिंग विद ब्लड, ब्लड के साथ वॉमिटिंग के साथ ब्लड आएगा, वॉमिटिंग आएगा तो उसमें ब्लड भी इंक्लूडेड होगा, जिससे हेमेटेमेसिस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, है ना, पेशेंट इज हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ओके, so this is the sign and symptoms. Next we will see the diagnostic evaluation. Okay, understood sign and symptoms and pathophysiology. Next we will see the diagnostic evaluation. History of esophageal trauma. So we will take the history of esophageal trauma, है ना, how to get the trauma, how to get the injuries, है ना। तो we will take the history of esophageal trauma. Next chest x-ray, we will get the chest x-ray. Okay, है ना। why will you do, because आइडेंटिफाई द ट्रॉमा, है ना, ट्रॉमा इंजुरी, है ना, कैसे हुआ है ट्रॉमा, कैसे इंजुरी हुआ है, किस कारण से हुआ है, किस पार्ट में, चेस्ट के किस पार्ट में हुआ है, इसोफेगस के किस पार्ट में हुआ है, कैसे ट्रॉमा है, कैसे परफोरेशन है, वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए, वो डिटरमाइन करने के लिए चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट है इसोफेजोग्राम, है ना, विजुअलाइजेशन ऑफ इसोफेगस, है ना, दैट इज ए इसोफेजोग्राम। ओके, तो इसोफेगस का हम विजुअलाइजेशन करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे किस पार्ट में परफोरेशन या ट्रॉमा है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी, है ना। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ इसोफेगस, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, जिसमें क्या होता है, उसके जो ट्यूब में के लास्ट एंडिंग में एक कैमरा अटैच होता है ना, उस कैमरा अटैच है उस ट्यूब में, उसको ट्यूब को माउथ के थ्रू इसोफेगस में डाला जाता है, और उस कैमरा के थ्रू क्या देखते हैं, हम मॉनिटर में देखते हैं कि इसोफेगस का पिक्चर कैसा है ना, कौन से पार्ट में ट्रॉमा हुआ है, किस टाइप का ट्रॉमा है, कैसा परफोरेशन है, वो डिटरमाइन किया जाता है। ओके, तो दैट इज ए एंडोस्कोपी, तो दैट इज ए डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। नेक्स्ट वी विल सी द मैनेजमेंट ऑफ esophageal trauma or perforation. Maintenance of adequate respiratory functioning require oxygen support or endotracheal intubation to ensure on open airway in the प्रेजेंस ऑफ एडिमा। ओके, तो क्या करना है, रेस्पिरेटरी पीपल के रेस्पिरेटरी फंक्शन को, एडिक्वेट रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करना, उनके जो प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करना है ना। रिक्वायर ऑक्सीजन सपोर्ट और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, अगर ऑक्सीजन सपोर्ट की, ऑक्सीजन की नीड है तो, रिक्वायर है तो उनको प्रोवाइड करना है ना, और या फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की नीड है तो उनको सपोर्ट या प्रोवाइड करना है। टू एंश्योर एन ओपन एयरवे इन द प्रेजेंस ऑफ एडिमा,
है ना, और उनका एयरवे ओपन है कि नहीं ये हमको आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड में नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो क्या करना है, फ्लूइड का रिप्लेसमेंट का नीड है कि नहीं, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नीड है कि नहीं, वो हमको देखना है। रिस्टोरेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द इसोफेगस बाय रिमूविंग द कॉज, और क्या करना है, इसोफेगस के जो कंटिन्यूटी को रिस्टोरेशन करना, और जो कॉज हो रहा है जिसके कारण हो रहा है उसको हमको रिमूव करना। पैदा फॉरेन ऑब्जेक्ट को सॉल्व करने का इस वजह ट्रॉमा हो रहा है तो उसको हमको रिमूव करना है, ट्रॉमा को ट्रीट करना है तुरंत। ओके, नेक्स्ट है इमरजेंसी फर्स्ट एड वुंड केयर एंड सर्जिकल रिपेयर में भी इंडिकेट, और क्या करना है, इमरजेंसी फर्स्ट एड वुंड प्रोवाइड करना है, इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, वुंड केयर प्रोवाइड करना है ना। अगर सर्जिकल रिपेयर की नीड है तो वो भी हमको करना है। ओके, तो दिस इज ए इमरजेंसी फर्स्ट एड और वुंड केयर सर्जिकल रिपेयर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है बेरियम सोलो डिटरमाइंस लोकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी यूजुअली रिमूव थ्रू एंडोस्कोपी, है ना। तो कैसे करना है, बेरियम सोलो डिटरमाइन लोकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, है ना। तो क्या करना है, फॉरेन बॉडी की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए बेरियम को सोलो करने के लिए बनना है, और थ्रू द एंडोस्कोपी के हेल्प से हमको क्या करना है, उस फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉरेन बॉडी को लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए बेरियम को सॉलो करने के लिए बोलेंगे। अगर फिर फॉरेन बॉडी हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर है, तो एंडोस्कोपी की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे फॉरेन बॉडी को। नेक्स्ट है ट्रीट विद आईवी फ्लूइड एंड एनाल्जेसिक, विल प्रोवाइड द आईवी फ्लूइड, क्यों कर रहे हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। ओके, विल प्रोवाइड द एनाल्जेसिक टू रिलीव द पेन। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मे बी नेसेसरी टू क्रिएट, तो क्या करना है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्रोवाइड करना अगर नेसेसरी है तो, क्योंकि इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन के कारण जो इसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना अगर नीड है तो। है ना, तो फेरिंग्स और स्टमक के बीच में फूड का जो न्यू पासेज वे क्रिएट करना है, अगर नेसेसरी है तो फेरिंग्स और स्टमक के बीच में जो फूड पासेज वे, न्यू पासेज वे अगर नीड है तो हमको क्रिएट करना है थ्रू द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के थ्रू, है ना। फिर से उसको क्या करना है, हमको नया पासेज वे बनाना है फूड को पास करने के लिए फेरिंग्स और स्टमक के बीच में थ्रू द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के थ्रू। ओके, तो दिस इज द management of esophageal trauma and perforation. Next we will see the complication. तो कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज एयरवे ओकल्शन, है ना। तो क्या हो रहा है, एयरवे ओकल्शन हो सकता है ना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, ब्रेथ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या है, इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन के कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है शॉक, पेशेंट क्या हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा, है, सडनली वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसका ब्रेन जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड के लॉस होने के कारण भी शॉक हो सकता है, क्योंकि इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन में कारण क्या हो जाएगा, फूड क्या हो रहा है, एंटर नहीं हो पा रहा, वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ रहा है। इसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन के कारण, ऑक्सीजन के ना मिलने के कारण, फूड न्यूट्रिएंट ना मिलने के कारण क्या हो सकता है, शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है परफोरेशन विद द मीडियस्टेनिक और प्लूरल इफ्यूज़न, है ना। तो क्या और क्या दिखेगा, कॉम्प्लिकेशन, प्लूरल इफ्यूज़न भी होने के कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे। ओके, तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन, एब्सेस और फिस्टुला फॉर्मेशन। क्या दिखेगा, स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन दिखेगा, है ना। जो इसोफेगस क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा ड्यू टू ट्रॉमा और परफोरेशन के कारण जो इसोफेगस की जो वॉल है वो स्ट्रिक्चर हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। और एब्सेस और फिस्टुला फॉर्मेशन, और ड्यू टू ट्रॉमा और इसोफेगस परफोरेशन के कारण फिस्टुला फॉर्म हो जाएगा और एब्सेस भी फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट।
तो नर्सिंग मैनेजमेंट है। फर्स्ट मैनेजमेंट इज मेंटेनिंग फ्लूइड वॉल्यूम, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना है। तो कैसे मेंटेन करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम को, थ्रू द एडमिनिस्टर करके आईवी फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एडमिनिस्टर करके फ्लूइड वॉल्यूम को हम मेंटेन कर सकते हैं। फ्लूइड को रिप्लेसमेंट के थ्रू हम फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे। ओके तो उनको आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम कैसे मेंटेन करेंगे, मॉनिटर डेली वेट एंड स्किन टर्गर। तो हमको मॉनिटर करना है डेली वेट, पेशेंट के डेली वेट और स्किन के टर्गर को, है ना, स्किन कैसा है ना, स्मूथ है कि श्रिंक है कि डिहाइड्रेट है, उसको हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर पेरेंटल हाइपर एलिमिनेशन एज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इनटू द इसोफेगस। तो हमको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है हाइपर एलिमिनेशन, पेरेंटल हाइपर एलिमिनेशन को प्रिस्क्राइब करना है ना, जो इसोफेगस से जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को प्रिवेंट करने के लिए हमको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है एनकरेज प्रोग्रेशन ऑफ डाइट थ्रू नेजोगेस्ट्रिक। और क्या करना है हमको, नेजोगेस्ट्रिक के थ्रू डाइट लेने के लिए उनको बोलना है। अगर वो माउथ के थ्रू नहीं ले पा रहे हैं तो उनको क्या करना है, थ्रू द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के थ्रू उनको प्रोवाइड करना है फीड। ओके नेक्स्ट है मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन को क्या करना है, मेंटेन करना है। ओके तो रेस्पिरेटरी फंक्शन, हाउ टू मेंटेन द रेस्पिरेटरी फंक्शन टू द पेशेंट। ओके तो फर्स्ट है ऑस्कल्टेड द लंग ट्रेकिया फॉर क्रैकर वीजेस, है ना। तो हमको क्या करना है, वी विल ऑस्कल्ट द लंग ट्रेकिया साउंड, है ना। लंग ट्रेकिया साउंड में अगर हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमको लंग और ट्रेकिया से कैसा साउंड दिखेगा, क्रैकर साउंड या वीजेस, है ना, जो वीजिंग साउंड आता है वो दिखेगा, है ना, जो घरघराहट की आवाज़ आएगी और क्रैकर के जैसे आवाज़ आने लगेगी, कहाँ से, लंग और ट्रेकिया से। ओके नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। तो वाइटल साइन को हमको मॉनिटर करना है। ओके उनका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, तो उसके लिए हमको वाइटल साइन लेना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, है ना। और क्या करना है, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। हैव इमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट एट बेड साइड, और इमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट बेड साइड में प्रोवाइड करना है, हमेशा बेड साइड में उनको अवेलेबल रखना है। फिर नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, रिड्यूसिंग पेन, हाउ टू रिड्यूस द पेन। तो फर्स्टली वी विल प्रोवाइड द एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मैं ऐड नहीं की हूँ, तो आप क्या पेन रिड्यूस करने क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले हमको पेन असेसमेंट करेंगे, है ना, पेन स्केल के थ्रू हम पेन असेसमेंट करेंगे। हम पेन जो मैनेजमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं, है ना, जो सेमिनार में ले चुकी है आपके जो क्लासमेट है, तो हम उसमें पेन स्केल, सबसे पहले पेन जो स्केल के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेन का क्या कितना पेन है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद उनको मसाज थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, म्यूजिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, विल प्रोवाइड द एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, है ना। एनाल्जेसिक उनको क्या कर क्यों दे रहे हैं, पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, उनको सपोर्ट और रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना है। ओके क्योंकि पेन के कारण क्या हो जाता है, पेशेंट इरिटेट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में उनको सपोर्ट और रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है असेस एंड रिकॉर्ड पेन रिलीफ, है ना। उसके बाद क्या करना है, पेन को हमको असेस करना है ना, और पेन रिलीफ, पेन को असेस करके उनको रिकॉर्ड करना है कि कितना पेन है ना, कितना ड्यूरेशन तक पेन है, कितने टाइम तक पेन हो रहा है, कितना है पेन, कैसा है उसका एक्सप्रेशन है ना, कैसा कंडीशन है, वो हमको रिकॉर्ड करना है, और उनको पेन रिलीफ के लिए उनको प्रोवाइड करना है मेडिकेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेन को रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवॉल्वेज सिम्टम दैट इंडिकेट। उसके बाद क्या करना है, अगर कोई सिम्टम्स इंडिकेट हो रहे हैं, है ना, कोई सिम्टम्स हमको दिख रहा है, शो हो रहा है, तो उसको हमको इवॉल्वेट करना है। अगर एसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन में सबसे पहले क्या दिखेगा, वॉमिटिंग होगा, है ना, पेन होगा, है ना, चेस्ट पेन होगा और वॉमिटिंग होगा। ओके सॉल्विंग डिफ़िकल्टी होगा, है ना, साउंड वेजिंग साउंड, क्रैकर साउंड आएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स को हमको क्या करना है, इवॉल्वेट
करना है। तो दिस इज ए नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन। ओके, तो दिस इज ए इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन। ओके, तो व्हाट इज द इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन? इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन आर इंजुरीज टू द इसोफेगस। तो इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन क्या है? इसोफेगस का इंजुरी है ना। तो वह किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेस के कारण। एक्सटर्नल और इंटरनल इंजुरी के कारण, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेस के कारण इसोफेगस में ट्रॉमा और परफोरेशन ऑकर होता है। ओके, तो दिस इज ए इसोफेजियल ट्रॉमा और परफोरेशन। Okay, and understood student? if they having any doubt please contact me and message me, है ना। तो मैं दोबारा से आप लोग को मैं समझाऊंगी, बताऊंगी अगर समझ में नहीं आता है। ओके, सो थैंक यू।